गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल इतिहास तरंग में। आज एक नया टॉपिक लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास कंप्लीट होने के बाद हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ हम चलेंगे। शेड्यूल के मुताबिक आज जो टॉपिक निर्धारित है उस टॉपिक का शीर्षक है स्वराज पार्टी, गठन, उद्देश्य और नीतियां। दरअसल 1920-22 का जो असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा है, उस असहयोग आंदोलन तक की जो कांग्रेस की नीतियां थी वो आप जान चुके हैं। उसके बाद हम कांग्रेस की रणनीतियों के मुताबिक भारत के स्वाधीनता संघर्ष में जो जो पड़ाव आए हैं उन पर आज हमारी डिस्कशन होगी, और उन पड़ावों में आज की जो टॉपिक निर्धारित है वह है स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित। उम्मीद है कि टॉपिक आपको पसंद आएगा। आप आज के लेक्चर से बहुत कुछ स्वराज पार्टी के संदर्भ में उन बातों को भी जान सकेंगे, समझ सकेंगे जो अब तक आपको संभवतः पुस्तकों से या अन्य स्रोतों के माध्यम से अब तक आपके दिमाग में स्थिर नहीं थी, या जो आपने कहीं अभी तक इस तरह के मैटर को कहीं भी नहीं देखा था। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हम स्वराज पार्टी के गठन की ओर, स्वराज पार्टी के नीतियों की ओर। इससे पहले कि हम टॉपिक की ओर बढ़ें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, परमानेंट सब्सक्राइबर बने रहें। समय समय पर जो भी वीडियोस आपको इस चैनल पर अपलोड होते हैं इतिहास की कक्षाओं से जुड़े हुए, आपको देखने का अवसर मिलेगा, आपको पढ़ने और समझने का अवसर मिलेगा। वीडियो के लास्ट में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं स्वराज पार्टी की तरफ। आप सभी जानते हैं कि 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, और असहयोग आंदोलन के स्थगन ने भारतीय राजनीति में एक नई प्रवृत्तियों को जन्म दे दिया। भारतीय राजनीति में एक नया दौर प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर कांग्रेस के अधिकांश नेताओं और जनता में निराशा और क्षोभ की भावना फैलती चली गई। स्पेशली बंगाल में चित्तरंजन दास, उत्तर भारत में मोतीलाल नेहरू, दक्षिण भारत में एनसी केलकर जैसे नेताओं ने असहयोग आंदोलन के स्थगन पर गहरा असंतोष प्रकट किया। ये कांग्रेस के ही लीडर थे, यानी कांग्रेस के अंदर के लोगों ने भी महात्मा गांधी के इस फैसले से कहीं ना कहीं असंतोष जाहिर किया। एक तरह से असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाक्रम ने राष्ट्रीय आंदोलन में गतिहीनता ला दी थी। महात्मा गांधी को 6 वर्ष का कारावास का दंड दे दिया गया था। कांग्रेस के सामने कोई सुनिश्चित कार्यक्रम नहीं रह गया, क्योंकि गांधी जी जेल में चले गए थे। इस तरह से अनिश्चितता और गतिहीनता के वातावरण में कांग्रेस में आपसी फूट पड़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ने लगी। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस की नीति में परिवर्तन चाहते थे, और कुछ लोग किसी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी थे। यानी एक खेमा ऐसा था जो चाहता था कि कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन हो, एक खेमा ऐसा था जो किसी प्रकार के परिवर्तन होने देना नहीं चाहता था। ठीक वैसी ही स्थिति बन रही थी जैसे कभी आपने 1906 में 1907 के सूरत अधिवेशन के समय देखा था।
जो अभी तक असहयोग के पक्ष में और काउंसिलों का बहिष्कार चाहते थे, वे अपरिवर्तनवादी कहलाए। मतलब जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे अपरिवर्तनवादी कहलाए, यानी अंग्रेजी में इनको कहते हैं नो चेंजर्स। और जो कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तन के पक्षधर थे, यानी उनमें बदलाव चाहते थे, वे परिवर्तनवादी कहलाए, चेंजर्स। यानी परिवर्तनवादी वे थे जो महात्मा गांधी के कार्यक्रम में मतभेद रखते थे, महात्मा गांधी के कार्यक्रम से मतभेद रखते थे, और निर्वाचन में भाग लेकर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो स्टेट लेवल की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें प्रवेश चाहते थे, और वहां एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के प्रचार के लिए कहीं ना कहीं वो अंदर से उत्सुक थे। पिछली घटनाक्रम आपको ध्यान होगा तो आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के समय भी ये मुद्दा उठा था कि कुछ कांग्रेसी चाहते थे कि वो विधानसभा में प्रवेश करें, और विधानसभा में प्रवेश करके वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करें। लेकिन शायद तिलक साहब के देहांत के कारण ये परिवर्तनवादी चुप हो गए, और फिर उनको अगला अवसर मिला नहीं। यहां तक आते आते स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। दो खेमों में कांग्रेस के लोग बढ़ते हुए नजर आए। कुछ लोग काउंसिल में प्रवेश करना चाहते थे, जबकि कुछ लोग कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो किसी कांग्रेस में प्रवेश करना नहीं चाहते। यानी असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद कांग्रेस के अंतर्गत दोनों विचारधाराओं का जो यह पारस्परिक विरोध था, वो लगातार बढ़ता चला गया। चितरंजन दास भी अरेस्ट कर लिए गए थे, और चितरंजन दास ने कारावास में ही स्वराज दल के स्थापना के संदर्भ में, यानी एक नई पार्टी के स्थापना के संदर्भ में सोचने विचारने का काम प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वो जेल से मुक्त हुए, जेल से मुक्त होने पर उन्होंने दल की स्थापना के लिए सक्रिय प्रयास आरंभ कर दिया, और उन्होंने प्रचार के लिए देश भर का एक तरह से भ्रमण किया, दौरा किया, और कांग्रेस की नीति परिवर्तन के 3 सुझाव उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान जनता के सामने रखे। 3 सुझाव। पहली बात उन्होंने कही कि देश की साधारण जनता असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सत्याग्रही पंजाब और खिलाफत के विरुद्ध की गई सरकार की भूलों को सुधारने और तुरंत स्वराज की मांग के आधार पर निर्वाचन में भाग ले। और तीसरी बात उन्होंने कही कि यदि उनकी काउंसिलों में बहुमत मिल जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में यदि स्वराज पार्टी को, यानी उनके समर्थकों को बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो वे सरकार के हर कार्य का विरोध करेंगे, और केवल ऊपर व्यक्त की हुई त्रुटियों को दूर करके और स्वराज की मांग के संबंध में प्रस्ताव पेश करेंगे। लेकिन यदि काउंसिल में उनको बहुमत नहीं मिलता है, तो काउंसिल की किसी भी कार्यवाही में वे भाग नहीं लेंगे। 3 सुझाव उन्होंने रखे थे कांग्रेस के सामने। अब जो कांग्रेस की समिति के जो सदस्य थे, इस प्रश्न पर विभाजित थे। हकीम अफजल खां, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल जैसे नेताओं ने चितरंजन दास के इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी जैसे लोगों ने इसका विरोध किया। इस तरह से कोई सर्वमान्य निर्णय न हो पाने की स्थिति में कांग्रेस में विभाजन की स्थिति स्पष्ट हो गई, और स्वराज दल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि 1922 ईस्वी तक आते आते यह मालूम पड़ने लगा कि कांग्रेस 1907 ईस्वी की भांति 2 दलों में विभक्त हो जाएगी। उसी वर्ष कलकत्ता अधिवेशन में काउंसिल प्रवेश के प्रश्न पर दोनों गुटों में भीषण मौखिक संघर्ष भी हुआ, जैसे कभी 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। लेकिन चूंकि यह दौर ऐसा था कि जब पूरे देश में विभिन्न जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, तो इस हिंदू मुस्लिम दंगा के कारण यह अवसर टल गया और एकता पूर्वक बनी रही। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में आयोजित किया गया, और गया के अधिवेशन में जो सभापति निर्वाचित हुए वो थे चितरंजन दास। उन्होंने अधिवेशन के समक्ष अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, लेकिन उनकी
उनके कार्यक्रम पर किसी ने सहमति व्यक्त नहीं की, उनके कार्यक्रम को खारिज कर दिया गया और इस तरह से जो लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे उनको विजय मिल गई गया के अधिवेशन में। इससे चित्तरंजन दास बहुत नाराज हुए। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने सभापति पद से और पंडित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के महामंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। हालांकि चित्तरंजन दास के कार्यक्रम के विरोध में 2/3 सदस्यों ने मत दिया था, फिर भी उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि शीघ्र ही बहुमत का जो आंकड़ा है, जो बहुसंख्यक का आंकड़ा है, उनके कार्यक्रम को अपनाएगा। और इस तरह से यह अपेक्षा करते हुए मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से त्यागपत्र देकर 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु भी कहा जाता है, और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो कालांतर में स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी की स्थापना की। इसे ही हम इतिहास में स्वराज पार्टी के नाम से संक्षेप में जानते हैं। जब यह पार्टी स्थापित हुई तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। और इस तरह से एक नई पार्टी अस्तित्व में आई और इस पार्टी का पहला अधिवेशन मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में बुलाया गया, जिसमें दल के संविधान और अभियान की योजना को एक रूप रंग दिया गया, उसकी योजना को स्वीकार किया गया। कांग्रेस में बढ़ती हुई फूट को देखकर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मध्यस्थता करने का प्रयास किया। उन्होंने मध्यस्थता भी की और स्वराजवादियों के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1923 में दिल्ली में बुलवाया भी गया। यह भी सोचने वाली बात है कि इस सम्मेलन में, इस कांग्रेस के सम्मेलन में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और अन्य स्वराजवादी भी भाग लिए, लेकिन इस अवसर पर कांग्रेस ने स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी और काउंसिलों में प्रवेश के समर्थकों ने बिना कठिनाई के कांग्रेस से यह अनुमति सूचक प्रस्ताव पास करा लिया कि जिन कांग्रेसियों को काउंसिल प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या किसी प्रकार की आपत्ति न हो, उन्हें अगले निर्वाचन में खड़ा होने और अपनी राय देने के किसी अधिकार का उपयोग करने की आजादी है। बड़ी विचित्र स्थिति सृजित हो चुकी थी। कहने का मेरा सारांश यह है कि काउंसिल प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार बंद किया जाता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने में दूनी शक्ति से काम लेना होगा। यह स्वराज के सदस्यों के लिए, स्वराज पार्टी के सदस्यों के लिए जीत और हर्ष की बात थी। फिर कांग्रेस पार्टी और स्वराज पार्टी का एक संयुक्त सम्मेलन दिल्ली और मुंबई में बुलाया गया, जिससे उनमें समझौता हो सके और कांग्रेस सम्मिलित रूप से कार्य कर सके। इन सम्मेलनों में मतदाताओं को मत देने की स्वतंत्रता भी दी गई, लेकिन कांग्रेसियों को कांग्रेस के नाम पर निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। स्वराजवादियों को इससे संतोष नहीं हुआ और इस तरह से पंडित नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने जोर दिया कि उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए। उन्होंने स्वराज दल के उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए देश भर के भ्रमण का एक कार्यक्रम निर्धारित किया और देश का दौरा आरंभ कर दिया। यानी स्पष्ट रूप से 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी, कांग्रेस विभाजित हो गई, नया पार्टी स्वराज पार्टी अस्तित्व में आ गया। हालांकि बाद में कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया कि इस पार्टी को कांग्रेस से जोड़कर रखा जाए, लेकिन अंततः सफलता नहीं। यह भी एक बहुत दिलचस्प वाकया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद जो स्वराज पार्टी के जो मेंबर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, वो काफी उत्साहित थे और इस उत्साह के बावजूद भी उन्होंने गांधी का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। आप गांधी की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं।
यद्यपि गांधी जी को स्वराजवादियों की नीति और कार्यक्रम में कोई विश्वास नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, फिर भी उन्होंने स्वराज दल को अपना आशीर्वाद दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि विचारधाराएं भले अलग होती थी, लेकिन हर नेता एक दूसरे का सम्मान करता था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे बीच में वास्तविक और मौलिक भेद हैं, फिर भी मैं स्वराजवादियों के मार्ग में अवरोध या उसके विरुद्ध में प्रचार में भाग नहीं ले सकता, लेकिन ऐसी योजना को मैं सक्रिय रूप से सहायता और समर्थन भी नहीं कर सकता जिसमें मुझे स्वयं भरोसा न हो। गांधी जी का तो शुरू से ये चिंतन था कि भाई पहले खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको भरोसा हो तब सिद्धांत को अपनाइए। तो स्वराजवादियों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को स्वीकार किया और असहयोग आंदोलन के समर्थकों ने स्वराजवादियों के काउंसिल प्रवेश के कार्यक्रम को, दोनों ने एक दूसरे को सहयोग दिया। इस तरह से स्वराज दल कांग्रेस का एक राजनीतिक अंग बन गया जो संसदीय कार्यों में भाग लेगा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के कार्यों में भाग लेगा। एक तरह से आपको दिखता भी है कि कांग्रेस का विभाजन भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से आप कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के एक अंग के रूप में काम करने लगा, इसलिए कांग्रेस विभाजन से बच भी गया। दोनों बातें, बड़ा दिलचस्प वाकया है यार। पार्टी के गठन की घोषणा हो गई तो स्वराज पार्टी अस्तित्व में आ गई, यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया। लेकिन फाइनली जो निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष के मुताबिक स्वराज दल कांग्रेस का एक राजनीतिक अंग बन गया, क्योंकि कांग्रेस के रचनात्मक, गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को स्वराजवादी भी स्वीकार करते हैं और कांग्रेस वाले इनके काउंसिल प्रवेश के कार्यक्रम को भी स्वीकार करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। दैट मीन्स वो एक तरह से कांग्रेस के पार्ट बन गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में विभाजन की जो संभावना थी, वो विभाजन की संभावना लगभग खत्म हो गई। अब आते हैं स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस मकसद से स्वराज पार्टी के गठन की योजना बनाई गई थी, उद्देश्य क्या था। स्वराज दल का मूल उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना। स्वराज यानी अपना राज्य। गांधीवादियों का भी तो यही उद्देश्य था, लेकिन दोनों में स्वराज प्राप्ति के साधनों में अंतर था। स्वराजवादी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भरोसा नहीं करते थे। उनका कहना था कि असहयोग की नीति को अपनाया जाए, लेकिन इसमें काउंसिल में प्रवेश वाला जो कार्यक्रम है उसको भी इंप्लीमेंट किया जाए, उसको भी क्रियान्वित किया जाए। काउंसिल में प्रवेश करके ही असहयोग आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है और स्वराज की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा मानना था स्वराजवादियों का। काउंसिल के अंदर असहयोग का अर्थ है भारतीय निर्वाचन में भाग लेना और अधिक से अधिक संख्या में निर्वाचित होकर काउंसिल में जाना और सरकार की नीति का घोर विरोध करना, उनके कार्यों में अड़ंगा लगाना, जिससे सरकार के कार्य में बाधा पड़े और उसे अपनी नीति में परिवर्तन लाने के लिए बाध्य होना पड़े। यही टारगेट था स्वराजवादियों का। स्वराज दल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए स्वयं इसके संस्थापक चित्तरंजन दास ने बंगाल विधानसभा में एक बार स्टेटमेंट भी दिया था। वो स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि यहां कहा गया है कि हमारा नारा है नष्ट करो, नष्ट करो। हम नष्ट करना क्यों चाहते हैं? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? हम उस परिपाटी को नष्ट करना तथा उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है और जो हमारे लिए हितकर कभी नहीं हो सकती। हम उसे इसलिए नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम एक ऐसी पद्धति का निर्माण करना चाहते हैं जो सफलतापूर्वक कार्य कर सके और सार्वजनिक हित में सहायता पहुंचा सके। सियारदास के इस स्टेटमेंट से यह कहा जा सकता है कि स्वराजवादियों का जो उद्देश्य था वह था स्वराज प्राप्त करना और उस परिपाटी का अंत करना जो अंग्रेजी सत्ता के अधीन भारत में विद्यमान थी और भारत के लिए अहितकर थी। साथ ही स्वराजवादी ऐसे विधेयक और प्रस्ताव लाना चाहते थे जिसके द्वारा राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यों में सहयोग मिल सके। काउंसिल के बाहर वो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में सहयोग देते थे और असहयोग नीति को ब्रिटिश नौकरशाही का अंतिम अस्त्र मानते थे। यानी अगर हम पॉइंट वाइज आपको डिनोट करें कि स्वराजवादियों का क्या उद्देश्य था, तो इसको पॉइंट वाइज कहा जा सकता है कि पहला उद्देश्य था भारत को स्वराज की प्राप्ति कराना।
दूसरा उद्देश्य था उस परिपाटी का अंत करना जो अंग्रेजी सत्ता के अंग्रेजी सत्ता के अधीन भारत में विद्यमान था। तीसरा उद्देश्य था काउंसिल में प्रवेश पाकर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। चौथा उद्देश्य था सरकार की नीति का घोर विरोध करके उसके कार्यों में टांग अड़ाना यानी अड़ंगा लगाना, जिससे उनके कार्य सुचारू रूप से न चल सके और सरकार को विवश होकर झुक कर अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़े। ये 4 टारगेट थे। अब इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वराज पार्टी ने अपना कुछ कार्यक्रम निर्धारित किया, यानी स्वराज दल का कार्यक्रम, नीतियां क्या था भाई? स्वराज दल ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाए थे। कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे वो लक्ष्य प्राप्त होगा, इसके लिए 5-6 योजना बनाई गई थी, जिसमें पहला सरकारी बजट को रद्द करना, यानी सरकारी जो बजट पारित होता था जिसमें अलग अलग मत के लिए कहाँ कहाँ धन खर्च होगा इसकी पूरी जानकारी दी जाती थी, उस सरकारी बजट को रद्द कराने पर फोकस होता था इनका, क्योंकि अक्सर पैसा भारतीय जो जनप्रतिनिधि संस्थाएं होती थी उनको पैसा नहीं मिलता था या भारतीय जनप्रतिनिधियों को पैसा नहीं मिलता था। इसलिए इस तरह के सरकारी बजट को रद्द कराने का कार्यक्रम इन्होंने निर्धारित किया। उन प्रस्तावों का विरोध करना जो नौकरशाही को शक्तिशाली बनाते हैं, यानी ऐसा कोई कानून जिससे नौकरशाही हावी होती है, मजबूत होती है, तो इस तरह के प्रस्ताव का विधानसभा में विरोध करना दूसरा इनका कार्यक्रम था। तीसरा कार्यक्रम था उन प्रस्तावों को या उन योजनाओं को या उन विधेयकों को काउंसिल में प्रस्तुत करना जिनके द्वारा राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि हो, यानी उस तरह के कार्यक्रम या उस तरह के विधेयक या प्रस्ताव वो लाना चाहते थे विधानसभा में जिससे देश मजबूत हो। जबकि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार या उनके समर्थक इस तरह का प्रस्ताव लाते थे जिससे राष्ट्र कमजोर होता था। चौथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम इन्होंने निर्धारित किया कि काउंसिल के बाहर रचनात्मक कार्यों को सहयोग दिया जाए। अंदर तो आप कांग्रेस के लिए अंदर तो विधानसभा में आप जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन काउंसिल के बाहर जब आप विधानसभा से बाहर पहुंचते हैं तो गांधी जी के या कांग्रेस के जो भी रचनात्मक कार्य हैं उनमें सहयोग दीजिए। रचनात्मक कार्य का मतलब जैसे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, हर दलित उद्धार कार्यक्रम, इस तरह के सभी कार्यक्रमों में ये नेता सहयोग देंगे। पांचवी बात, ज्यों ही उनको यह ज्ञात होगा कि सत्याग्रह करना अनिवार्य है या उसके बिना नौकरशाही ठीक से रास्ते पर नहीं आएगी तो वे शीघ्र ही काउंसिलों में अपने स्थानों को त्याग देंगे और देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने को अपनी समझ शक्ति का प्रयोग भी करेंगे। मतलब जब तक उनको लग रहा है कि विधानसभा में घुसकर वो सरकारी प्रस्तावों को खत्म कर देंगे और इससे भारत पर जो जुल्म हो रहा है कानून बनाकर वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उससे भी काम नहीं चलता है, उनको लगे कि नहीं बिना सत्याग्रह की अब काम होने वाला नहीं है, सिर्फ विधानसभा में विरोध से कुछ होने वाला नहीं है, तो उनका कार्यक्रम था कि हम तुरंत अपने पदों से त्याग पत्र दे देंगे और देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने को अपनी समझ शक्ति लगा डालेंगे। और लास्ट में स्वराजवादियों ने यह भी तय किया कि कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से उन सभी स्थानों पर अधिकार करने का प्रयास किया जाए जिन पर काउंसिलों के सदस्य होने के नाते अधिकार करने में वो सफल हो सकते हैं। मतलब इलेक्शन के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करके जो पद हैं और जो प्राप्त किए जाते हैं, हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक पद को हम प्राप्त करें जिससे कि हम अपनी शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले सकें। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख कार्यक्रम बनाए गए थे स्वराज पार्टी के सदस्यों के द्वारा, स्वराज पार्टी के नेताओं के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए। अब आइए देखते हैं कि स्वराज दल की हालत क्या रही 22-23 में आने के बाद। 23 से लेकर आने वाले कुछ वर्षों तक स्वराज पार्टी को किस तरह से सफलता मिली और क्या इसका इतिहास में महत्व है, थोड़ा इस पर भी हम फोकस कर लें। जैसा कि हमने आपसे कहा कि स्वराज पार्टी का गठन विधानसभा में प्रवेश के मुद्दे को लेकर हुआ था, इसलिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के मातहत जब 1923 में चुनाव हुआ तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजवादियों ने इस चुनाव में भाग लिया। मध्य प्रदेश और बंगाल में इस पार्टी को आशातीत सफलता भी मिली।
अन्य बड़े प्रांतों में स्वराज दल का विधानसभाओं में सबसे बड़े दल के रूप में जन्म भी हुआ, लेकिन इतना होने के बावजूद भी स्वराज दल कोई ठोस और नियमित विरोध प्रदान नहीं कर सका। हाँ, जहां पर उनको बहुमत मिला हुआ था मध्य प्रदेश और बंगाल, वहां पर तो उन्होंने जो 1919 के प्राविधान के मुताबिक प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, उस द्वैध शासन को निष्क्रिय बना दिया। इन प्रांतों में मंत्रिमंडल का निर्माण असंभव हो गया, क्योंकि स्वराज दल जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, नेता स्वयं न सरकार का निर्माण करना चाहता था और न दूसरे दलों को मंत्रिमंडल का निर्माण करने देना चाहता था। सरकार इसलिए वो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि डायटी सिस्टम के अंतर्गत वित्त पर नियंत्रण गवर्नर का है, इसलिए वो शक्ति विहीन होकर काम करना नहीं चाहते थे और दूसरे को भी सरकार नहीं बनाना चाहते थे जिससे सरकार का काम बाधित हो। इसी बीच दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 1925 ईस्वी में ही चित्तरंजन दास की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे बंगाल में स्वराजवादियों को काफी गहरा धक्का लगा और इस तरह से अंततः बाध्य होकर गवर्नर को काउंसिल को भंग करना पड़ा। जब काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली बेहतर तरीके से काम नहीं करती है तो गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि उसे भंग कर दे। ये तो प्रांतों की विधानसभाओं की बात हमने की। अब आते हैं थोड़ा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे, केंद्रीय विधानसभा पर। केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन में भी स्वराजवादियों ने भाग लिया। स्वराजवादियों को 145 स्थान में से 45 स्थान पर जीत हासिल हुई थी। 45 स्थान पर से उन्हें सफलता मिली थी। कुछ निर्दलीय लोगों ने भी इनका सपोर्ट किया और इस तरह से 45 और प्लस कुछ निर्दलीय मिलकर 50 की संख्या में जो लोग चुनकर आए थे स्वराज पार्टी और उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, इन लोगों ने सरकार का केंद्रीय विधानसभा में जमकर विरोध किया। प्रांतीय विधानसभाओं में स्वराजवादियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा और मुंबई और उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। और जैसा कि हमने कहा कि निर्दलीय सदस्यों की सहायता से स्वराजवादियों ने सरकार को कई अवसर पर पराजित भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में गवर्नर को जो विशेषाधिकार दिए गए थे, उस विशेषाधिकारों के कारण वे सरकार के कार्यों में अड़ंगा लगाने में कोई खास सफलता नहीं मिली। विधानसभा में जब किसी सदस्य की बात नहीं मानी जाती है तो क्या होता है, असेंबली से वॉकआउट किया जाता है। तो जब इनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली तो कई बार स्वराजवादियों ने असेंबली से वॉकआउट किया। जब ये असेंबली से वॉकआउट कर गए यानी बाहर निकल गए, इससे सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। गवर्नर जनरल द्वारा जो कोई भी भोज होता था, समारोह होता, उसमें जो निमंत्रण दिए जाते थे, इन निमंत्रणों को ये लोग अस्वीकृत कर देते थे। यानी इस प्रकार के सुधारों में गतिरोध पैदा करने का इनका प्रयत्न बंगाल और मध्य प्रदेश में चलता रहा, इसलिए कि यहां पर इनको बहुमत मिली हुई थी, लेकिन दूसरे जगह पर यह स्थिति भी कायम नहीं हो पाई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में स्वराज दल ने सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई और उसके कार्यों में अड़ंगे लगाए, लेकिन उन्हें जब इस नीति में विशेष सफलता नहीं मिली तो उनकी नीति धीरे धीरे स्वतः परिवर्तित होने लगी। उन्होंने असहयोग के स्थान पर उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाना शुरू किया। यहां तक कि चित्तरंजन दास अपने जीवन काल में यह अनुभव करने लगे कि असहयोग की नीति लाभप्रद नहीं है। 1924 ईस्वी में फरीदपुर सम्मेलन में उन्होंने सरकार से समझौता करने के लिए कई प्रस्ताव भी किए थे, लेकिन स्वराजवादी अभी भी अड़ंगा की नीति में विश्वास करते थे। इसलिए जैसे ही चित्तरंजन दास का देहांत हुआ, स्वराजवादियों के अंदर भी गुट बनने लगे, फूट दिखाई पड़ने लगी और ब्रिटिश सरकार को जैसे ही यह महसूस हुआ कि स्वराज पार्टी के मेंबर्स में भी फूट की स्थिति दिख रही है, तो सरकार ने इस मौके का फायदा उठाया और सहयोगवादियों को विभिन्न समितियों में स्थान देकर खुश करना शुरू किया। अंग्रेज तो शुरू से यही काम करते थे कि जो थोड़ा बहुत भी कांग्रेस से या उससे सहमत नहीं है, उनको अपने पाले में कर लेते थे। बहुत सारे
स्वराजवादियों को इस्पात सुरक्षा समिति में स्थान दिया गया, स्कीम समिति में स्थान दिया गया, बहुत सारी कमेटियां होती थी, उन कमेटियों में इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं जगह दी गई ताकि ये सरकार के समर्थक बन जाए। बहुत सारे लोग को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के मेंबर के रूप में भी नियुक्त किया गया ताकि उनकी प्रतिष्ठा बढ़े और वो कांग्रेस से और स्वराज पार्टी से अपने आप को दूर करें। यानी 2 साल बीतते बीतते आप कह सकते हैं स्वराज पार्टी की नीति में पूर्णतः परिवर्तन हो गया। असहयोग का स्थान उत्तरदायी सहयोग ने ले लिया। फलस्वरूप स्वराज पार्टी अंततः कमजोर होती चली गई और इस कदर तेजी से यह कमजोर होती चली गई कि 1926 तक आते आते स्वराज दल की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। आखिर स्वराज पार्टी के इस पतन का कारण क्या था? हम एक बिंदु में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं कर सकते। स्वराज पार्टी के पतन के बहुत सारे कारण थे। स्वराज पार्टी ने देखा कि उनकी असहयोग नीति जब सफल नहीं हो रही है तो उन्होंने सरकार के साथ असहयोग नीति को छोड़कर धीरे धीरे उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग करने की बात शुरू कर दी और इसका परिणाम यह हुआ कि उनका जो राष्ट्रवादी स्वरूप था वो धीरे धीरे धीमा पड़ गया। जब आप सरकार का ही सपोर्ट करेंगे तो जनता में जो आपकी पार्टी के प्रति आकर्षण था वो आकर्षण तो रहेगा नहीं, इसलिए उनका आकर्षण जाता रहा। सबसे बड़ी बात थी कि चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के जन्मदाता थे, उसके प्रमुख स्तंभ थे, लेकिन 1925 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जगह को भरने वाला कोई भी लीडर नहीं था, इसलिए यह पार्टी धीरे धीरे लड़खड़ा गई। 1923 के इलेक्शन में स्वराज पार्टी को आपने देखा कि काफी सफलता मिली, लेकिन 26 में जब चुनाव हुआ तो इस पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। अब जब पार्टी को सफलता नहीं मिली तो पार्टी का महत्व कैसे रहेगा? तो 26 तक आते आते इस दल का महत्व घट गया। 1922 से 1926 का जो ये दौर है, जिस पीरियड में स्वराज पार्टी की टाइमिंग आती है, उस पीरियड में भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। हिंदू मुस्लिम दंगा ने भी इस दल की एकता को पूरी तरह से झकझोर दिया। स्वराज पार्टी के अंदर ही कुछ नेताओं ने एक स्वतंत्र दल की स्थापना कर ली, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पंडित मदन मोहन मालवीय का और लाला लाजपत राय का है। जिस नवीन स्वतंत्र दल की स्थापना हुई उस दल ने हिंदुत्व का नारा लगाया, जिसके झंडे के नीचे उत्तर भारत के हिंदू संगठित होने लगे। परिणाम स्वरूप स्वराज दल के अनुयायियों की संख्या तेजी से घटने लगी और स्वयं, जैसा कि पहले भी हमने आपसे कहा कि आपसी मतभेद के कारण स्वराज दल में फूट पड़ गई। इस तरह से अंत में कुछ स्वराजवादी नीति परिवर्तन और सरकार के सहयोग के पक्ष में खड़े हो गए, जबकि कुछ असहयोग की मौलिक नीति पर डटे रहना चाहते थे और इस तरह से धीरे धीरे स्वराज पार्टी पतन की कगार की ओर बढ़ गई। 26 तक आते आते ये पतन का सिलसिला स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा। 26 के बाद तो आप इतिहास में याद भी नहीं करते कि स्वराज पार्टी थी कि नहीं थी। यानी 3 साल 4 साल की ये कहानी थी स्वराज पार्टी की। फिर भारतीय इतिहास में इस पार्टी का क्या योगदान है, क्या महत्व है, सवाल तो ये भी उठेगा। तो जहां तक स्वराज पार्टी के भारतीय इतिहास में महत्व का प्रसंग है, ये सच है कि स्वराजवादियों की अड़ंगा नीति तर्कहीन और अव्यवहारिक थी। दल इतनी कमजोर और अवास्तविक थी कि उसके द्वारा स्वराज प्राप्त करना असंभव था। डॉक्टर जकारिया जैसे इतिहासकार यह मानते हैं कि स्वराज पार्टी का विचार वास्तविकता से बहुत दूर था। वो कहते हैं कि गांधी जी समझते थे कि परिस्थिति कैसे निर्मित हो रही है और उन्हें बेलगाम के कांग्रेस का क्षेत्र राजनीति के लिए छोड़ दिया जाए और स्वयं को चरखे और खादी बुनने के काम में लगा दिया जाए। लेकिन स्वराजवादियों की वास्तविक स्थिति यह थी कि वे रोटी खाना भी चाहते थे और रोटी बचाना भी चाहते थे। उन्हें जनता में अपनी प्रसिद्धि बनाए रखने के लिए गरम गरम बातें करना भी आवश्यक था और कांग्रेस के साथ तालमेल रखना भी जरूरी था। इन दोनों
स्वरूपों के बीच उन्हें संसदीय कार्यों तक सीमित भी रखना था। मतलब जो विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं तो उसके भी काम का निपटारा करना है। यानी जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया उसमें सहयोग का अर्थ था असहयोग। किसका सहयोग कर रहे हैं भाई? विधानसभा में पहुंचे, जब आपकी विचारधारा बदल गई, जब आप रिस्पॉन्सिबल सपोर्टर बन गए, तो आप किसका सहयोग कर रहे हैं? कांग्रेस का कि ब्रिटिश सरकार का? यानी जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया उसमें सहयोग का अर्थ दिखाई पड़ता था कि वो असहयोग कर रहे हैं, और असहयोग का अर्थ होता था कि वो सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए सीवाई चिंतामणि जैसे स्वराजवादियों ने स्वराजवादियों की कार्य पद्धति पर टिप्पणी भी किया है। टिप्पणी करते हुए सीवाई चिंतामणि कहते हैं कि मार्च 1926 ईस्वी से व्यवस्थापिका सभा की समाप्ति तक के बीच की अवधि में यह साधारण दृश्य था कि कांग्रेसी व्यवस्थापिका सभा के भीतर जाते थे और तुरंत ही बाहर चले आते थे। इस कार्रवाई के मर्म को वे ही समझते थे। इसीलिए एक बहुत इंप्रेसिव कोटेशन है सर तेज बहादुर सप्रू का। सर तेज बहादुर सप्रू स्वराजवादियों की इस देशभक्ति को चक्कर लगाने वाली देशभक्ति कहते हैं। चक्कर लगाने वाली। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है आपसे कि चक्कर लगाने वाली देशभक्ति किसके संदर्भ में कही गई है? कांग्रेस पार्टी के लिए, स्वराज पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग के लिए? तो ये चक्कर लगाने वाली देशभक्ति स्वराज पार्टी के लिए कही गई है, और इसे कहने वाले व्यक्ति हैं सर तेज बहादुर। ये तो हमने आपको कमियां गिना दी, लेकिन इन कमियों के बावजूद जब हम भारतीय इतिहास में स्वराज पार्टी के महत्व का आकलन करते हैं तो इन कमियों के बावजूद इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में स्वराजवादियों का कोई महत्व ही नहीं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में जो ब्रेक आया था, जो अंधकार छाया था, जो निराशा छाई थी, जो लोगों के बीच एक हाहाकार वाली स्थिति आई थी, जनता जिस तरह से हतोत्साहित हो गई थी, राष्ट्रीय भावना को जो एक गहरा धक्का लगा था, उन परिस्थितियों में भारत के राजनीतिक क्षितिज पर स्वराजवादियों के रूप में आशा की लकीर दिख पड़ी। राष्ट्रीयता की जो ज्योति बुझ रही थी, उस ज्योति को फिर से जगाया। निराश और उदासीन जनता में उत्साह और नवजीवन का संचार किया इस स्वराज पार्टी ने। असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड के बाद उपजी हुई सरकारी दमन चक्र की चक्की में जो जनता पिस रही थी, उस पिसती हुई जनता को स्वराज पार्टी ने साहस दिखाया, साहस दिलाया और उसे सरकार का निर्भीकता पूर्वक विरोध करने की सीख दी। सबसे बड़ी बात, व्यवस्थापिका सभाओं में जाकर स्वराजवादियों ने सरकार की कमजोरियों को जनता के समक्ष लाया। विधानसभा में क्या होता है, पहली बार स्वराजवादियों ने अपनी आंखों से देखा और उसका लाइव टेलीकास्ट जनता के सामने किया। उनके कार्यों में अड़ंगा लगाया और इर्रेस्पॉन्सिबल यानी अनुत्तरदायी और गलत कार्यों को करने से उन्हें रोका। स्वराज पार्टी के सदस्यों ने द्वैध शासन प्रणाली को असफल बनाया और उसे अव्यवहारिक तथा दोषपूर्ण सिद्ध किया, जिसके आधार पर शीघ्र ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की जा सके। उन्हीं के डिमांड पर मूडीमान समिति की नियुक्ति की गई थी। वित्त मामले की देखरेख के लिए मूडीमान समिति की नियुक्ति की गई थी और निर्धारित समय में 2 वर्ष पूर्व इन्हीं लोगों की डिमांड पर आप कह सकते हैं साइमन कमीशन की बहाली भी हुई थी। वो साइमन कमीशन जिसे 1919 के प्राविधान को लागू करने के क्रम में देखरेख करने के लिए एक जांच कमीशन बैठाने का वादा किया था ब्रिटिश सरकार ने, 10 वर्षों के बाद समय से 2 वर्ष पूर्व ही उस कमीशन की नियुक्ति हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं स्वराजवादियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। स्वराज दल ने सरकारी कार्यों की आलोचना, अनुदानों की अस्वीकृति और बजट का विरोध करके जनता में उत्साह का संचार किया। बाद में जो साइमन कमीशन
आया, साइमन कमीशन ने यह स्वीकार भी किया कि उस समय स्वराज पार्टी ही एक सुसंगठित अनुशासित दल था जिसके पास एक कार्यक्रम था, वरना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के तमाम राजनीतिक पार्टी उस समय शून्यता की स्थिति में पहुंच गए थे। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी ने, स्वराज दल ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उस अंधकारपूर्ण समय में आशा की जो किरण प्रज्वलित की और जनता में जो उत्साह और नवजीवन का संचार किया, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से स्वराजवादियों का जो नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सदैव स्थायी बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था स्वराज पार्टी क्या है, स्वराज पार्टी का गठन और स्वराज पार्टी की क्या नीतियां थी, स्वराज पार्टी का क्या भारत के इतिहास में महत्व है, इस पर विस्तृत रूप से आज हमने प्रकाश डाला। आज के लिए दोस्तों हमें इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपसे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।